वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज हम पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 के सेकंड बुक के पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष आई किन्हीं 3 चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। या यह प्रश्न आपको इस तरीके से भी आ सकता है कि स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण संबंधी 3 चुनौतियों की व्याख्या कीजिए दोस्तों। तो इसका उत्तर दोस्तों आपको इस तरीके से करना है कि स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की कुल 3 चुनौतियां थी। पहली चुनौती थी दोस्तों एकता के सूत्र में बांधना। पूरे देश को उस समय एकता के सूत्र में बांधना एक बहुत बड़ी चुनौती थी दोस्तों, कि भारत को आखिर एकता के सूत्र में कैसे बांधा जाए, क्योंकि भारतीय समाज जो था वो विविधताओं से भरा हुआ था। यहाँ इन विविधताओं के लिए जगह या स्थान कैसे बनाई जाए। भारत अपने आकार और विविधता के कारण एक महादेश के समान है। यहाँ पर लोग अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, उनकी संस्कृति अलग अलग है, वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी हैं। तो ऐसे में हमें सभी को एकता के सूत्र में बांधना एक हमारे लिए एक पहली चुनौती थी। और देश जो है वो क्षेत्रीय अखंडता और एकता में कैसे बंधा रहेगा, या हम क्षेत्रीय अखंडता भी ना खराब हो और देश भी एकता के सूत्र में बंधा रहे, यह हमारे लिए पहली चुनौती थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरी चुनौती थी हमारे लिए लोकतंत्र को स्थापित करना। लोकतंत्र को स्थापित करना भी एक महत्वपूर्ण चुनौती थी दोस्तों, क्योंकि हमने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया था। और लोकतंत्र को कायम करने के लिए दोस्तों लोकतांत्रिक संविधान आवश्यक होता है, किंतु चुनौती यह भी थी कि संविधान से लोकतंत्र तांत्रिक व्यवहार जो है वह बर्ताव में भी आए, यानी इस्तेमाल भी हो, इनका डेली लाइफ में जो है प्रयोग भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमारी जो उस समय तीसरी चुनौती थी कि सभी का विकास यानी सार्वभौमिक विकास, यह तीसरी चुनौती थी। इस चुनौती से हमें पूरे समाज यानी अर्थात सभी वर्गों को समाहित किया जा सके, यानी सभी का विकास हो सके, यह हमारे लिए तीसरी सबसे बड़ी चुनौती थी। इस बात को सुनिश्चित करना कि सभी के साथ समानता का बर्ताव हो, सामाजिक रूप से वंचित तबकों को भी, गरीब लोगों को भी, धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को भी विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके अतिरिक्त असली चुनौती थी गरीबी को समाप्त करना। जी हाँ, ऐसी नीतियों का निर्माण करना जो हमारे देश के भीतर की गरीबियों को मिटा सके। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है विभाजन के पश्चात हैदराबाद रियासत भारतीय संघ का भाग कैसे बना। या यह प्रश्न दोस्तों आपको इस तरीके से भी आ सकता है, हैदराबाद के भारत में विलय के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों को स्पष्ट कीजिए। तो आप इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे, प्रारंभ में हैदराबाद विलय के लिए तैयार नहीं था। वहाँ के जो राजा थे यानी वहाँ के शासक निजाम का मत था कि हैदराबाद को स्वतंत्र रियासत या रजवाड़ा का जो है दर्जा प्रदान किया जाए। इस संबंध में नवंबर 1947 में निजाम और भारत सरकार के बीच में 1 वर्ष के लिए यथास्थिति को बहाल रखने संबंधी एक समझौता भी किया गया था दोस्तों। फिर हैदराबाद रियासत के जो लोग थे वह निजाम के अत्याचारों से बहुत परेशान हो गए, विशेषकर तेलंगाना के किसान लोग। उन्होंने निजाम के दमनकारी शासन से वह लोग दुखी थे और बदलती परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप वहाँ के किसानों ने लोगों ने निजाम के शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। निजाम ने आंदोलन के विरुद्ध अर्धसैनिक बल का प्रयोग किया और यह जो अर्धसैनिक थे दोस्तों, ये रजाकार अत्यंत अत्याचारी और सांप्रदायिक थे। उन्होंने गैर मुसलमान लोगों को यानी जो हिंदू नहीं, जो मुस्लिम नहीं थे, उन लोगों को विशेष रूप से अपना निशाना बनाया और इस तरीके से हैदराबाद में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में बढ़ोतरी के बाद भारतीय सेना ने सितंबर 1948 में निजाम के सैनिकों के विरुद्ध कार्रवाई की और परिणाम स्वरूप कुछ समय बाद जो है भारतीय सेना जीत जाती है इस युद्ध में और निजाम को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। और इसी उनके आत्मसमर्पण के बाद हैदराबाद का विलय जो है भारत में कर लिया जाता है। तीसरे प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। तीसरा इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आता है इस चैप्टर से वो ये है, भारत की केंद्रीय सरकार को वर्ष 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित करने के लिए किसने विवश किया। या यह प्रश्न आ सकता है कि इस आयोग की सिफारिशों के बारे में बताइए, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को, जो कि वर्ष 1956 के बाद बने, किन्हीं 4 राज्यों के नाम भी लिखिए। यह प्रश्न भी आ सकता है आपसे। तो आपको इसका उत्तर किस तरीके से करना है दोस्तों, आपको बताना है कि आज़ादी के बाद यानी स्वतंत्रता के पश्चात ही भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लग गई थी। लोग ये कह रहे थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का बनाना चाहिए, जहाँ पर जो भाषा बोली जा रही है उस आधार पर एक नया राज्य बनना चाहिए।
और इसकी पहली जो शुरुआत होती है वह तेलुगु भाषी क्षेत्र से होती है, मद्रास से। मद्रास से अलग करके अलग आंध्र प्रदेश बनाने की मांग ने उस समय अत्यधिक उग्र रूप धारण कर लिया था दोस्तों। उस समय कांग्रेस के एक नेता थे जिन्हें गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु, उन्होंने यह जिद पकड़ ली कि जब तक आंध्र प्रदेश नहीं बन जाता है तब तक वह भूख हड़ताल पर रहेंगे, और वह जो 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनके इस मृत्यु के बाद वहाँ राज्य में काफ़ी हंगामा हो जाता है। श्री रामुलु भाषा के आधार पर अलग आंध्र प्रदेश राज्य की मांग कर रहे थे, और इस घटना से विवश होकर के उनकी मौत के पश्चात केंद्रीय सरकार को वर्ष 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करनी पड़ती है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी निम्नलिखित सिफारिशें दी हैं। सबसे पहली सिफारिश थी इस आयोग की कि आयोग ने रिपोर्ट में कहा कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए, यानी जिस राज्य में जो भाषा बोली जाती है उसका निर्धारण किया जाए। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन कुछ इस प्रकार होना चाहिए दोस्तों, ताकि देश की एकता पर भी कोई संकट ना आए। तो आयोग की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया दोस्तों। वर्ष 1956 के बाद जो राज्य बने उनमें महाराष्ट्र 1960 में बना, गुजरात 1960 में बना, हरियाणा राज्य बना 1966 में, और मेघालय 1972 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के किन्हीं 4 परिणामों को उजागर कीजिए, यानी क्या प्रभाव पड़ते हैं भारत विभाजन के बाद भारत के ऊपर। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे कि वर्ष 1947 में भारत विभाजन के निम्नलिखित परिणाम हुए। पहला पॉइंट दोस्तों ये होगा कि वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के बाद लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना पड़ा। लोगों को अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाना पड़ा, यानी भारत के जो मुस्लिम थे उनको पाकिस्तान जाना पड़ा, और पाकिस्तान के हिंदुओं को भारत आना पड़ा। यह घटना उनके लिए बिल्कुल आकस्मिक थी और अनप्लान्ड, बिल्कुल जिसे कहते हैं अनियोजित तरीके से, और त्रासदी से भरा था। लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहरों में सांप्रदायिक दंगे भी बहुत हो रहे थे उस समय दोस्तों। यह एक सांप्रदायिक दंगों का केंद्र बन चुका था। एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के क्षेत्रों से नहीं गुजरते थे, उन्हें भय रहता था। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, दोनों ओर के अल्पसंख्यकों को अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ा। अक्सर अस्थायी शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। पुलिस तथा स्थानीय प्रशासन भी उन लोगों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे, या वो उन लोगों की मदद भी नहीं कर रहे थे। तीसरा पॉइंट होगा दोस्तों कि जो लोग सीमा पार करने के बाद आए भी दूसरे देशों में, कई महीनों और वर्षों तक शरणार्थी शिविरों में उनको अपना जीवन गुजारना पड़ा, कैंप्स के अंदर। तो उनके बच्चे भी अफरा तफरी में अपने माता पिता से बिछड़ गए थे, कई लोगों के घर परिवार बिछड़ गए थे। शरणार्थियों के लिए आज़ादी का मतलब अस्थायी शिविरों में निवास करना था, क्योंकि इनके लिए कोई आज़ादी नहीं थी दोस्तों। ये लोग तो अपना घर बार छोड़ करके आ गए थे सब कुछ। फोर्थ होगा, वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और सरकारी तथा रेलवे कर्मचारियों का भी बंटवारा हो गया था भारत पाकिस्तान के बीच में। और जो लोग हमेशा के साथ साथ रहते आए थे, अब वह एक दूसरे के लिए जान के दुश्मन बन गए थे। कल तक जो पड़ोसी थे एक दूसरे के, उधर एक दूसरे के दुश्मन बन गए। और इस विभाजन से में करीब 5-10 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो यह उस समय की सबसे त्रासदी घटना थी। विभाजन के दौरान दोनों तरफ के लोगों द्वारा बहुत सी संपत्तियां नष्ट कर दी गई थी, जिससे भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को क्या आर्थिक क्षति हुई। अगला पॉइंट होगा, उद्योग धंधे का पतन हो गया। उस समय जितने भी उद्योग थे, इंडस्ट्रीज थी, उनका खात्मा हो गया। जूट उत्पादन क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान में बांग्लादेश में चला गया, और भारत से जूट मिलें बंगाल में रह गई, और इससे इस उद्योग को अत्यधिक हानि होती है। तो दोस्तों इसी के साथ ही यह इम्पॉर्टेंट लेक्चर सीरीज जो है ख़त्म हो जाती है। अब हम आगे बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर सीरीज, देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।